देखने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। इस चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बेहद ही एक रोचक विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और सेकंड गेट भर्ती परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें ज्योग्राफी का जो टॉपिक है पृथ्वी की गति, बेहद ही मजेदार टॉपिक है। और इस वीडियो में जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी तो इस टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो इस एक वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अंत तक इस वीडियो को आप देखना और इसके साथ साथ मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा आपसे और आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गति, इसका आशय यह है कि ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो गतिशील अवस्था में है, चाहे वो पृथ्वी की बात करें, चाहे वो चंद्रमा की बात करें, चाहे वो अपने जो सूर्य है उसकी बात करें या सौरमंडल की अपनी जो आकाश गंगाएं हैं उसकी बात करें। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप में गतिशील है। हो सकता है इसकी गतिशीलता की जो अवधि है वो अलग अलग हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गति। अब ये पृथ्वी की गति का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। एक होती है दैनिक गति, और एक होती है वार्षिक गति। दैनिक गति को हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं। या इसे हम परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं। वहीं अगर वार्षिक गति की बात की जाए तो इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी की ये जो गति है इसके विभिन्न प्रभाव भी पड़ते हैं जिसके बारे में हम आगे अपन चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पृथ्वी की जो ये दैनिक गति है या यूं कहें पृथ्वी की जो दोनों गति है ये किस प्रकार कार्य करती है। उससे पहले हम पृथ्वी की जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये अपनी अर्थ है। मानचित्र पर पृथ्वी को पूरा गोल बताया गया है लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। अब बात करते हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की। तो सामान्यतः ये होता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और ये होता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। आप कहेंगे ये तिरछी कैसे खींची है रेखा। तो अगर इसका कक्षीय लंब अपन देखते हैं ये 90 डिग्री का कोण होता है, इधर भी 90 डिग्री का कोण होता है, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90। अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जो टोटल जो रोटेशन होता है दैनिक गति का वो 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। अब यहां पे देखते हैं कि जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री से यानी पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव है, अक्ष इन द सेंस जिस पे पृथ्वी अपने स्थान पे घूमती है उसे पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव है अब 90 डिग्री से लेकर यहां तक ये लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अक्ष का झुकाव कितना हो गया 23.5 डिग्री। वहीं अगर पृथ्वी के कक्षा की झुकाव की बात की जाए यानी वो कक्षा जो परिपथ जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो घेरा है उसका जो कक्षीय झुकाव है वो कितना है। यह सवाल अनेक बार पृथ्वी की परीक्षा में पूछा गया है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है।
तो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहां बात करते हैं पृथ्वी का जो ये कक्षीय झुकाव है, ये लगभग 66.5 डिग्री है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम। आपको बस इतना याद रखना है कि हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको विद्यार्थी बन के रहना है, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। और अब देख, पृथ्वी की जो दैनिक गति है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है वो यही है, दिन रात की अवधि। अब दिन रात की अवधि कैसे होती है? सामान्य हम देखते हैं कि एक दिन में 24 आवर यानी 24 घंटे का समय होता है। अब ये जो 24 घंटे का समय है ये निर्धारित कैसे होता है? इसके लिए थोड़ा सा अपने को देशांतर रेखा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देशांतर रेखाएं समय ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री पूरा घूमती है रोटेशन में, तो वो 24 आवर समय लगाती है। यानी देखा जाए 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब 4 मिनट का समय कैसे? कि पृथ्वी का जो 1 डिग्री माने या 1 देशांतर कह सकते हैं अपन, तो पृथ्वी पे कुल 360 डिग्री अगर घूमती है तो 24 आवर हो जाते हैं। यानी यूं कहें कि 360 देशांतर पार करती है तो उसमें 24 आवर का समय लगता है। यानी एक देशांतर के मध्य दूरी कितनी होती है ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 111.32 किलोमीटर। ये 111.32 किलोमीटर पूरा करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। तो 360 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 1440 मिनट लगेंगे, यानी 24 आवर। ये जो 24 आवर का जो समय है इसे हम कहते हैं सौर दिवस। अब सौर दिवस से आशय क्या होता है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, और ये अपना सूर्य है। अब किसी बिंदु पे मान लो ये बिंदु है, यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है। अब इस व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य की जो स्थिति है वो सर के ऊपर है। अब ये वापस स्थिति कब आएगी? जब व्यक्ति के सर के ऊपर सूर्य होगा। तो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी आधा रोटेशन पूरा कर लेती है, पृथ्वी की जो रोटेशन की दिशा है वो भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, पप्पू नाम से आप याद रख सकते हैं, थोड़ा आसानी भी रहेगी आपके लिए। अब जब पृथ्वी अपना आधा रोटेशन पूरा कर लेगी तो व्यक्ति की स्थिति यहां हो जाएगी। अब ये आधा समय कब करेगी? 12 आवर का है या 180 डिग्री का है। अब वापस पृथ्वी जब यहां से घूमेगी तो वापस 180 डिग्री और घूम जाएगी, यानी लगभग 180 डिग्री देशांतर। तो इसके पार करने में इसको 12 आवर का समय लगेगा। यानी पृथ्वी कुल 360 डिग्री घूम चुकी है, या यूं कहें 360 डिग्री देशांतर पार कर चुकी है। तो ये समय कितना होगा? लगभग 24 आवर। और यही 24 आवर क्या कहलाता है? सौर दिवस कहलाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड एक और
सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से। अभी तक हमने बात की थी कि पृथ्वी का जो सौर दिवस होता है वो लगभग 24 ओवर का होता है, यानी पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। अब इसमें एक और टर्म्स आती है, नक्षत्र दिवस। अब भाई ये क्या भला है, इसको भी थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा तो इसकी प्रत्येक किताब में दी हुई है, लेकिन परिभाषा से हम इसको समझ नहीं सकते। ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है नक्शा, या जितने भी हम डायग्राम बनाते हैं वो ज्योग्राफी के लिए बहुत ही सिंपल हो जाती है। परिभाषा के आधार पर ज्योग्राफी को रटना बहुत मुश्किल है, ज्योग्राफी को समझना बहुत आसान है। तो अब बात करते हैं नक्षत्र दिवस की। ये कैसे होता है? मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना सूर्य है, और ये मान लीजिए अपना एक पूरा सौरमंडल है। ठीक, अब इस सौरमंडल से बाहर मान लो एक कोई तारा है। अब इस स्टार को थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूं। ये जो स्टार है ये हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पे एक दूरबीन लेके बैठा है, और इस दूरबीन के सामने ये तारा है। मान लीजिए ये बिंदु यहां से दिख रहा है पृथ्वी से। अब ये जो स्टार है ये पृथ्वी से काफी दूर है। अब इस स्टार यानी अब इस स्थिति में स्टार है, अब ये दूसरी बार स्टार कब इस स्थिति में आएगा? तो मान लीजिए यहां से पृथ्वी रोटेशन करना शुरू करती है, या ये रोटेशन करना शुरू किया। अब ये पृथ्वी यहां पहुंची। मान लीजिए इस स्थिति को अपन दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये वापस दोबारा स्टार इस स्थिति में आता है, यानी ये स्थिति यहां होनी चाहिए, किंतु पृथ्वी यहां तक ही पहुंची, रोटेशन दूरबीन यहां तक ही पहुंचा है, और अभी तक समय कितना हो गया है? अब ये जब दूसरी बार दोबारा ये स्टार इस दूरबीन के सामने आएगा तो समय में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे हमने सौर दिवस की बात की थी तो वो 24 ओवर का होता है, जबकि जो ये नक्षत्र दिवस है इसमें टाइम कितना लग रहा है? 23 ओवर 56 मिनट और 4 सेकंड। अब ये अंतर क्यों आ रहा है? ये अंतर इसलिए आ रहा है कि सौर दिवस में हमने यही देखा था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, इसके साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी तो कर रही है। तो ये जो समय में लगभग 3 मिनट और 56 सेकंड का जो अंतर आया है, ये अंतर इसी वजह से आया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे तो घूम रही है, उसके साथ साथ तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी कर रही है। तो नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी हो गई? 23 ओवर 56 मिनट और 4 सेकंड। तो परीक्षा में पूछा जाए कि सौर दिवस बड़ा होता है या नक्षत्र दिवस, तो आप क्या आंसर देंगे? सौर दिवस। सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में अंतर कितना होता है? लगभग 3 मिनट और 56 सेकंड का। तो ये तो था पृथ्वी की दैनिक गति से संबंधित चीजें, जिसमें हमने सौर दिवस पढ़ा। फिर उसके बाद हमने नक्षत्र दिवस पढ़ा। नक्षत्र दिवस इन द सेंस सौरमंडल के बाहर का कोई अगर तारा है तो उसके आधार पर पृथ्वी की स्थिति कितनी होती है, तो उसके आधार पर कौन सा दिवस ज्ञात होता है? नक्षत्र दिवस। और सौर दिवस पृथ्वी का सूर्य के अकॉर्डिंग होना, यानी सूर्य के सामने पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है तो वो राउंड कितने टाइम में लगती है, तो उसमें 24 आवर्स लगते हैं। तो ये होता है सौर दिवस। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
अब थोड़ी सी इससे संबंधित एक और चीज है, वो भी साथ में समझ लेते हैं ताकि आसानी रहेगी। एक होता है चंद्रमास। आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी होनी चाहिए कि पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी की जो पूरा चक्कर है वो 27 दिन में लगाता है, पूर्ण करता है। तो अब ये चंद्रमास कैसे ज्ञात करते हैं, और इससे संबंधित एक और टर्म्स है, उसका नाम है नक्षत्र मास। अब ये क्या चीज होती है? अब मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है और ये अपने पृथ्वी का जो उपग्रह है प्राकृतिक, जिसे अपन चंद्रमा कहते हैं, ये अपनी अर्थ है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पे दूरबीन लेके खड़ा है और चंद्रमा के इस बिंदु की तरफ उस दूरबीन की दिशा की हुई है। अब ये चंद्रमा वापस इसका राउंड पूरा करके वापस इस स्थिति में कब आएगा? तो ये तो होता है चंद्रमास, और इसकी अवधि लगभग होती है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, 27 दिन, 7 घंटे और 43 मिनट। यानी चंद्रमा को वापस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के इस स्थिति में आने में कितना समय लगेगा? 27 दिन से 7 घंटे और 43 मिनट। ये होता है चंद्रमास। अब कहते हैं नक्षत्र मास क्या होता है? तो इसको अपन समझेंगे कि ये अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य है, ये अपना चंद्रमा है और ये अपनी पृथ्वी है। अब मैं ऐसे कहूं कि चंद्रमा पे एक दूरबीन लगाए और ये सूर्य उस दूरबीन के जिस दिशा में है, इस बिंदु पे ये दूरबीन किया हुआ है। अब ये जो मून है ये वापस इस स्थिति में कितने टाइम में आएगा? तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसे कहते हैं नक्षत्र दिवस। यानी जब चंद्रमा पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के जब इस स्थिति में आएगा वापस, तो उसमें कितना टाइम लगता है? तो उसमें हम देखेंगे 29 दिन, 12 घंटे और 44 मिनट। ये जो दिवस, ये जो मास होता है उसे हम कहते हैं नक्षत्र मास। यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में तो ये रहा कि खाली चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा भी तो अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि मून पृथ्वी की परिक्रमा भी कर रहा है और मून अपने स्थान पर भी घूम रहा है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो इसलिए जो ये समय का परिवर्तन, जो अंतर आ रहा है, वो इसी घूर्णन की वजह से आ रहा है। ठीक, तो चंद्रमास की अवधि कितनी होती है और नक्षत्र मास की अवधि कितनी हुई है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब कुछ मजेदार से बिंदु हैं जो आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करेंगे, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो ये अपनी अर्थ है, अर्थ का जो भूमध्य रेखा की अगर अपन स्थलीय घेरे की बात करें तो लगभग 40,075 किलोमीटर के लगभग ये दूरी होती है। अब पृथ्वी की जो घूर्णन जो गति है वो कितनी होती है? अब ये आश्चर्य की बात होगी कि पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से घूर्णन करती है। अब मैं कहता हूं कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा मेरे को कि इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो इसके क्या क्या नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं, वो आप थोड़ा सा बताएंगे मेरे को। अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं
पृथ्वी के परिक्रमण पथ की। यह सवाल अनेक बार पूछा भी जाता है कि मान लीजिए ये सन है और ये अपनी पृथ्वी है। अब ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी दिशा क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया था कि पृथ्वी की जो घूर्णन की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब सन की अगर बात करें तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये पृथ्वी का साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे यानी जो उत्तरी ध्रुव है उसके ऊपर अगर हम खड़े हों तो पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की जो दिशा होती है वो घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। अब घड़ी की विपरीत दिशा कैसे? ये ऐसे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो इस दिशा में लगाती है और ये पृथ्वी का जो ये परिक्रमण का जो पथ है वो गोलाकार ना होकर अंडे की शेप वाला है, यानी ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने पृथ्वी की दो प्रकार की गति के बारे में पढ़ा था, एक वार्षिक गति और एक दैनिक गति। वार्षिक गति यानी पृथ्वी का अपने जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, परिक्रमण पथ उस पर घूमना, और दैनिक गति का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। उसके बाद हमने सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के बारे में पढ़ा। फिर हमने सौर अपने जो चंद्रमास है और जो नक्षत्र मास उसके बारे में पढ़ा। तो अब अपन पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी की जो वार्षिक गति है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका, कि पृथ्वी की जो वार्षिक गति है यानी जो परिक्रमण गति, यानी जब सूर्य की जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसा कि मैंने बताया था कि जो दैनिक गति है उसका प्रभाव क्या होता है कि दिन रात की अवधि होती है। तो पहला प्रभाव हम देखेंगे ऋतु परिवर्तन। यानी जो मौसम आते हैं, जब सर्दी की ऋतु होती है, जब बसंत की ऋतु होती है, जब वर्षा की ऋतु होती है, जब ग्रीष्मकाल होता है, तो ये ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि सूर्य का जो ताप पृथ्वी को मिलता है, यानी जो सौर ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, उसमें भिन्नता आती है। अब भिन्नता कैसे? मान लेते हैं जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, वहीं इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सर्दी की, यानी उसमें ताप कम पड़ता है। वहीं जब सूर्य मकर रेखा पे होता है तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे ताप ज्यादा होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम ताप की जो अवधि है वो कम होती है। अब इस ताप की भिन्नता के कारण क्या होता है? जो जलवायु कटिबंध है उनका निर्माण होता है। जैसे अपन बात कर सकते हैं शीत कटिबंध, अपन बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध, अपन बात करते हैं उपोष्ण, और फिर बात करते हैं अपन उष्ण। ये उत्तरी गोलार्ध में भी होते हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी होते हैं। तो ये जलवायु कटिबंधों का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। फिर हम बात करते हैं कि 6 माह का दिन, 6 माह रात। पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब सूर्य नॉर्थ पोल पे होता है, यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तब नॉर्थ पोल में 6 माह का दिन होता है। वहीं इसके विपरीत उस काल में साउथ पोल पे 6 माह की रात होती है। और जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है तब यहां पे 6 माह का दिन होता है और यहां पे 6 माह की रात होती है। तो ये प्रभाव भी किस वजह से हो रहा है? वार्षिक गति के कारण। इसके अलावा जो दिन रात की अवधि में भिन्नता होती है
ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की जो वार्षिक गति होती है वो कितनी होती है, 365 दिन 6 आवर, और लगभग अपन बात करें तो लगभग 48 मिनट, यानी शॉर्ट में हम समझें तो 365 सही 1/4, इतने दिन पृथ्वी को पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में लगते हैं। अब हर चौथे वर्ष 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है। जब दिन की अवधि कितनी हो जाती है, पृथ्वी का जो परिक्रमण जो अवधि है वो 366 दिन की हो जाती है, या यूं कहें जो अपनी फरवरी है वो 28 दिन की बजाय 29 दिन की हो जाती है। तो ये जो दिन रात की अवधि में भिन्नता है, ये किस वजह से होती है? पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। एक थोड़ा सा चीज आप और समझेंगे इसमें साथ में कि दिन रात की अवधि में भिन्नता एक और वजह से भी होती है। ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना उत्तरी ध्रुव, ये अपना दक्षिणी ध्रुव, ये अपने 0 डिग्री जिसे अपन क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में हम अक्षांश और देशांत रेखाएं जब पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। अभी इस टॉपिक से संबंधित जो चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, और इसके साथ में ये जो रेखा है जहां से शीत कटिबंध शुरू होता है, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कह सकते हैं इसको। इसी तरह 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और इसके साथ में लगी हुई जहां से उत्तरी गोलार्ध का जो शीत कटिबंध है वो शुरू होता है जिसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं 66.5 डिग्री। और नॉर्थ पोल में आपको सबको पता ही होगा कि 90 डिग्री होता है, यहां पे भी 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहां पे सूर्य की जो किरण होगी ना वो वर्ष भर सीधी पड़ेगी, और सबसे तिरछी कहां पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में। अब सूर्य की दक्षिणायन और उत्तरायण की जब स्थिति होती है तो मान लीजिए जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है और यहाँ पे जो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पे जो दिन की अवधि होगी ना वो 12 आवर का तो होगा दिन और 12 आवर की होगी रात, यानी यहाँ पे ज्यादा समय का परिवर्तन नहीं होता। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं अपन, यहाँ पे 66.5 डिग्री पे जहां पे सूर्य की किरण थोड़ी सी तिरछी पड़ती है, तो यहाँ जो दिन की अवधि होगी वो 24 आवर होगी, और जो रात होगी वो भी 24 आवर की होगी। और वहीं अगर हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें, जब सूर्य उत्तरायण में होता है यहाँ पे, तब यहाँ पे 6 माह की क्या होगी, 6 माह का होगा दिन और 6 माह होगी रात। अब ये रात कब होगी, जब वापस सूर्य यहाँ पे होगा तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, 6 महीने की रात होगी। इसी प्रकार जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो जो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वहां पे 24 आवर का दिन और 24 आवर की रात होगी, और जो साउथ पोल है 90 डिग्री वहां पे 6 माह का दिन होगा। जब सूर्य यहाँ रहता है तब यहाँ पे 6 माह के दिन होता है, तो 6 माह की यहाँ पे क्या होती है, रात। अब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तब यहाँ पे 6 माह का तो होता है दिन, उसी समय यहाँ पे 6 माह की क्या होती है, रात। तो ये प्रभाव भी किस वजह से होता है, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। अब इसमें जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है ऋतु परिवर्तन का। इसमें से सवाल आप बनेगा, तथ्यों की बहुत ही ज्यादा इसमें महत्व है अपने लिए, क्योंकि इससे सवाल बनेंगे। अब ये ऋतु परिवर्तन होता कैसे है,
उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे। ये अपनी पृथ्वी है, मैं गोल बना रहा हूं जबकि पृथ्वी इतनी गोल भी नहीं है। ये अपने 0 डिग्री, ये अपने कर्क रेखा, ये अपने मकर रेखा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। यहाँ देख लेते हैं, ये भी 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब ये पृथ्वी इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं 22 दिसंबर से। अब 3 महीने बाद इस स्थिति में जब पृथ्वी आएगी, उसको 3 माह का समय लगेगा। तो ये बात है अपने 21 मार्च की। फिर वापस 3 माह लगेगा इस स्थिति में आने के लिए। इस स्थिति में आने के लिए कितना समय लगेगा? 3 माह। और 3 माह बाद में कौन सी तारीख आ जाएगी? 21 जून। फिर वापस इस स्थिति में आने के लिए भी कितना समय लगेगा? 3 माह। और ये तारीख कौन सी होगी? 23 सितंबर। और वापस पृथ्वी को इस स्थिति में आने के लिए कितना समय लगेगा? 3 माह। यानी 12 माह में पृथ्वी अपना एक परिक्रमण जो पथ है वो पूरा कर लेती है। अब इस माह से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि दिसंबर में अपने यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सूर्य है, इसकी जो किरणें हैं वो यहाँ पे ज्यादा पड़ रही है। यानी अब सूर्य की स्थिति कहां पे है? दक्षिणायन। यानी सूर्य अभी दक्षिण गोलार्ध के ऊपर चमक रहा है। तो 22 दिसंबर में अपने यहाँ पे कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। क्योंकि सूर्य अभी दक्षिण गोलार्ध में सीधा चमक रहा है। तो 22 दिसंबर को अपने यहां पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। सबसे बड़ी रात, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो कब होती है? 22 दिसंबर को। या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा दिन है वो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 22 दिसंबर को। इसी प्रकार इस सवाल को इसके आधार पर भी लिख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। तो एक सवाल को हम 2-3 एंगल से देख रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी रोटेशन में आगे बढ़ती है और 21 मार्च को अब ये जो सूर्य है ये विषुवत रेखा के ऊपर स्थापित होने लगता है और धीरे धीरे ये उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। फिर 21 मार्च को ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये दिन होता है और इस दिन आता है वसंत विषुव। यानी अब सर्दी से वापस गर्मी की ओर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो अपने उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है। फिर इसके 3 माह बाद में 21 जून जब उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है तो जब सूर्य है वो सीधा कहां चमकता है? कर्क रेखा पर। और जून के महीने में अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि इसके उल्टा जो दक्षिण गोलार्ध है वहां पे
शीत ऋतु की स्थिति होती है। फिर हम देखते हैं कि जो ये पृथ्वी है ये आगे बढ़ती है और एक बार फिर वापस 0 डिग्री यानी उत्तरी अक्षांश से वापस दक्षिण अक्षांश की ओर आती है, यानी कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा की ओर और विषुवत रेखा से वापस मकर रेखा की ओर सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। और ये होती है अवधि 23 सितंबर की, यानी अब दक्षिणी गोलार्ध में, अब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु शुरू होने वाली होती है। तो इसको क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। ये सवाल अनेक बार पूछा भी जाता है, तो इसकी जो डेट है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है इसमें, ये जो 22 दिसंबर की, इसको मैं एक बार लिखा देता हूं आपको बोर्ड पे ताकि आपको थोड़ी सी आसानी भी रहेगी। दक्षिण अयनात, यानी जब सूर्य पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में होता है, तो ये अवधि कब की होती है? ये होती है 22 दिसंबर की, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। अब बात करते हैं उत्तरी अयनात की। ये तारीख आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसी में से ही सवाल बनेंगे। ये अवधि होती है 21 जून की। अब तीसरी बात करते हैं हम वसंत विषुव की। देखो, विषुव का मतलब क्या होता है? इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो मकर रेखा है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। अब सूर्य बारी बारी से एक बार उत्तरायण होगा तो दूसरी बार दक्षिणायन होगा। जब दक्षिणायन से उत्तरायण होगा तो भी वो विषुवत रेखा से होके जाएगा, और जब उत्तरायण से दक्षिणायन होगा तो भी वो विषुवत रेखा, यानी सूर्य वर्ष में 2 बार विषुवत रेखा को पार करता है। तो इसी को हम विषुव की संज्ञा देते हैं। जब पहली बार वसंत विषुव की स्थिति होती है वो होती है 21 मार्च को, और जो दूसरा विषुव होता है उसे हम शरद विषुव कहते हैं, और ये अवधि होती है 23 सितंबर की। तो ये जो 2 बार सूर्य जब विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की तरफ आता है, तो ये दोनों स्थितियां क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। पहली कब होगी? वसंत विषुव 21 मार्च को, दूसरी शरद विषुव 23 सितंबर को। तो आज हमने पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ा, और इससे संबंधित कुछ सवाल हैं जो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरे को। पहला सवाल तो ये है कि 3 जनवरी को जो सूर्य है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, किंतु 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। तो जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक है फिर भी सर्दी क्यों होती है? दूसरा, 4 जुलाई, इस समय जो सूर्य है वो पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है।
अब जो ये पास वाली स्थिति है इसको हम उपसौर कहते हैं, और जो ये दूर वाली स्थिति है उसे हम अपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो उसकी जो दूरी है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और जब ये अपसौर की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, तो वो जो स्थिति होती है उसमें जो दूरी रह जाती है वो 15.20 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। यानी उपसौर का मतलब क्या हुआ, जब सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, और अपसौर का मतलब क्या हुआ, जब सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक दूर होता है। तो जब पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है, लेकिन उस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु, जबकि सूर्य अगर पृथ्वी के पास है तो पृथ्वी गर्म होनी चाहिए। और जुलाई में बेसिकली हम देखते हैं कि गर्मी की स्थिति रहती है, जबकि सूर्य उस टाइम सर्वाधिक दूर होता है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइएगा कमेंट करके। इससे संबंधित एक चीज और है, वो आप थोड़ा सा देखना कि हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं, आप सबको पता है कि ये जो सूर्य है इसके सर्वाधिक नजदीक है बुध, उसके बाद है शुक्र। अब होना तो ये चाहिए, जो ये बुध ग्रह है ये सूर्य के सर्वाधिक नजदीक है, जबकि शुक्र सूर्य से बुध के मुकाबले थोड़ा सा दूर है। किंतु हमारे सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है, जबकि होना बुध को चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को बताइएगा। इसके बाद हमारी जो अगली कक्षा होगी उसके अंदर हम जो पृथ्वी की गतियों से आगे एक रिलेटेड टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखा है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। समय की गणना, ये भी गति से संबंधित टॉपिक है, तो वो हम अगली क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। विनती है आपसे कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे जो वीडियोस, जो कंटेंट हम डालते हैं उसको थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो। और इस टॉपिक से संबंधित जो भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और मैं उसका आपको त्वरित समाधान दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।